हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम अधीनस्थ बोर्ड के जो ओल्ड पेपर हुए थे, विगत एग्जाम में जो भी पेपर हुए हैं, उनके राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे और इसकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका पहला पार्ट आज है। आज हम हाउसकीपिंग जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसका पेपर सॉल्व करेंगे। राजस्थान जीके के प्रश्न देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ये ट्रेंड रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर हैं उसमें विगत एग्जाम के प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते हैं बार बार। तो इसलिए हम ये श्रृंखला लेकर आए हैं ताकि ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दोस्तों, हुरडा सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में ये हुआ था। तो आपको डेट कैसे याद करनी है? डेट याद करनी है 17, 17 दूना 34, तो ये 1734। और जुलाई माह जो होता है ये 7वां माह होता है, तो आप इस 7 से आप ये जुलाई याद रख सकते हैं। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। और ये हुरडा सम्मेलन, हुरडा स्थान जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन क्यों हुआ था? तो दोस्तों, राजस्थान में मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए तथा राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जय सिंह के प्रयासों से हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो अध्यक्षता करी थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, यूनेस्को ने सन 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कितने दुर्गों को शामिल किया था? तो आप याद रखिएगा, वर्ष 2013 में 6 दुर्गों को शामिल किया था। तो वो 6 दुर्ग जो हैं उनके नाम मैं बता दूं आपको। 6 दुर्ग में पहला आता है गागरोन दुर्ग झालावाड़। एक है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का। एक है कुंभलगढ़ राजसमंद का। एक है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। और एक है आमेर दुर्ग जयपुर का। तो ये दोस्तों 6 दुर्ग हैं जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। और ये 6 दुर्गों का नाम मैंने बता दिया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? गागरोन झालावाड़ इसमें शामिल है, जैसलमेर वाला सोनारगढ़ इसमें शामिल है, कुंभलगढ़ राजसमंद वाला इसमें शामिल है, जबकि अचलगढ़ दुर्ग सिरोही जो हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि के उपनाम से कविताओं की रचना? तो दोस्तों, जयपुर के शासक जो थे सवाई प्रताप सिंह जो है ये जो भी रचना करते थे ये ब्रजनिधि नाम से रचना करते थे। और ये सवाई प्रताप सिंह जो है ये कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें ब्रजनिधि कहा जाता था। कृष्ण भक्ति के कारण ये प्रसिद्ध थे। और ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। और सवाई प्रताप सिंह को ही कृष्ण भक्ति के कारण ब्रजनिधि के नाम से जाना जाता है। और ये जो है शासक जयपुर के, इन्होंने अपनी रचना जो है ये ब्रजनिधि उपनाम से ही
की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्यांगना जो है दोस्तों फल्गुबाई। चरी नृत्य जो है ये गुर्जर जाति का नृत्य है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और जो फल्गुबाई है ये चरी नृत्यांगना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फल्गुबाई। और ये जो फल्गुबाई जो है ये किशनगढ़ की है। कहाँ की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ की हैं ये फल्गुबाई चरी नृत्यांगना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं पीला, कवरजोड़, कटकी, फेटिया। तो दोस्तों कवरजोड़ जो है ये तो होता है विवाह के समय दूल्हा दुल्हन का जो जोड़ का वस्त्र जो होता है इसे कवरजोड़ कहते हैं। कटकी जो है ये अविवाहित महिलाओं के अविवाहित लड़कियों के द्वारा ओढ़ा जाता है। अविवाहित लड़कियों के द्वारा ओढ़ा जाता है। और ये जो पीला जो होता है इसे हम पोमचा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमचा। पीला को कहते हैं और ये नावण के अवसर पर पहना जाता है। कब? नावण के अवसर पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया या किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन दे रखे हैं विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों राजस्थान केसरी अखबार जो है ये सन 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था। और ये किया था विजय सिंह पथिक ने। जब विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने महाराष्ट्र में गए थे वर्धा, तब इन्होंने ये समाचार पत्र प्रारंभ किया था जिसका नाम है राजस्थान केसरी। तो विजय सिंह पथिक ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था सन 1919 में वर्धा से। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों ये हो जाएगा, प्रकाशन किया था विजय सिंह पथिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान केसरी के बारे में मैं आपको और बता दूं दोस्तों, इसमें जो सह संपादक जो थे राजस्थान केसरी के सह संपादक जो थे उनमें नाम आता है राम नारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। ये दो जो लोग थे, ईश्वरदान आसिया और राम नारायण चौधरी, ये सह संपादक थे राजस्थान केसरी के। ईश्वरदान आसिया ये सह संपादक थे। और इन्हीं के साथ व्यवस्थापक जो थे राजस्थान केसरी समाचार पत्र के व्यवस्थापक। तो दोस्तों ये प्रश्न अगर पूछ ले कौन सह संपादक थे कौन व्यवस्थापक थे, तो आप याद रखना व्यवस्थापक जो थे वो थे हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलयंत्री जो थे ये व्यवस्थापक थे, कन्हैयालाल कलयंत्री। तो दोस्तों आप सिर्फ ये याद मत रखें कि राजस्थान केसरी का समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन किसने किया, इसके साथ इसके एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखें, क्योंकि आजकल के एग्जाम में डीप प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो राजस्थान केसरी के सह संपादक मैंने आपको बता दिया रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। व्यवस्थापक जो थे वो थे हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलयंत्री। और इस समाचार पत्र की जो आर्थिक जिम्मेदारी है, ये आर्थिक जिम्मेदारी जो है ये ले रखी थी सेठ जमनालाल बजाज ने। सेठ जमनालाल बजाज ने इसकी आर्थिक जिम्मेदारी ले रखी थी। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों जो राजस्थान केसरी अखबार जो है जो 1919 में प्रकाशित किया गया था, इसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। कब अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया था? तो सन 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध जो हुआ था वो हुआ था, आप डेट याद रखिएगा,
18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध हुआ था और इस हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और चावंड को अपनी राजधानी बनाया था सन 1585 में। तो आप याद रखिएगा, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी स्थापित करी थी चावंड में। तो इसका राइट आंसर है चावंड। नेक्स्ट है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों गणगौर जो है ये किस महीने में मनाई जाती है? तो ये चैत माह में मनाई जाती है। चैत माह, और चैत माह में भी चैत शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। चैत शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। तो दोस्तों इसमें एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज जो होती है, तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के अवसर पर त्योहारों की समाप्ति होती है। जो सुहागिन स्त्री होती हैं, सुहागिन स्त्रियों का ये प्रिय त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियों का ये प्रिय त्यौहार है, इसलिए इसे सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, इसकी खोज की थी 1952 में A.N. घोष, जिसका पूरा नाम है अमलानंद घोष ने। तो आप नाम याद रखिएगा, अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी और यहीं से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण के अलावा यहाँ पे हमें 7 अग्निवेदियाँ भी मिले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये पूछे कि 7 अग्निवेदियाँ किस सभ्यता स्थल से मिली हैं, तो आप इसका भी आंसर यही करेंगे, कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता जो है ये गगन नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आप याद रखिएगा कहाँ स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा हनुमानगढ़। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऊषा मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखा है, गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। तो दोस्तों ऊषा मस्जिद जो है ये बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। बयाना दुर्ग जो है भरतपुर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊषा मस्जिद जो है ये पहले ऊषा मंदिर हुआ करता था, जिसे गुलाम वंशीय सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा ऊषा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो बयाना भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं उनका क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। तो दोस्तों मेजर बर्टन जो थे, मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आप याद रखिएगा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। कैप्टन सावर्स जो हैं ये कैप्टन सावर्स उदयपुर के रेजिडेंट रहे हैं। तो उदयपुर के रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे कैप्टन सावर्स। तो इसका राइट आंसर तो कैप्टन सावर्स हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी हैं जिसका मैं नाम बता देता हूँ आपको। मॉक मेसन जो हैं, मॉक मेसन ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा मॉरिशन जो हैं, कैप्टन मॉरिशन, ये मॉरिशन जो हैं ये भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा विलियम ईडन जो हैं ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा J.D. हॉल जो हैं ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आप ये सब याद रखिएगा, इनमें से कोई भी पॉलिटिकल एजेंट पूछ सकते हैं। यहाँ पे उदयपुर का पूछा है तो उदयपुर का राइट आंसर है कैप्टन सावर्स।
ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अवश्य ही ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कू क्या है। तो दोस्तों कू जो है ये भील जनजाति का जो घर होता है इसे कू कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कू क्या होता है, ये भील जनजाति का घर होता है कू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, और 2 युद्ध कौन कौन से थे। एक है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, और एक है तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। तो ये 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इनके मध्य कितने युद्ध हुए थे, तो 2 युद्ध हुए थे, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है आहड़। आहड़ का जो है दोस्तों, आहड़ सभ्यता स्थल, ये आहड़ बनास नदी के तट पर स्थित है। आहड़ जो है ये बनास नदी के तट पर स्थित है, और इसकी जो खोज की थी वो करी थी 1953 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, A.K. व्यास जिसे हम कहते हैं A.K. व्यास ने, पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी बनास नदी के तट पर आहड़ सभ्यता। ओजियाना सभ्यता जो है दोस्तों, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। बेराट सभ्यता जो है, बेराट सभ्यता की खोज 1936 में की थी दयाराम साहनी ने, तो डी आर साहनी यहाँ पे लिखा हुआ है। बागोर सभ्यता जो है, बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे हैं, और इसकी उत्खननकर्ता VN मिश्र, बिल्कुल राइट है। तो आहड़ सभ्यता जो है इसके सर्वप्रथम उत्खननकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास, परंतु उसके बाद 1961-62 में VN मिश्र और HD सांकलिया भी यहाँ पे उत्खनन करता रहे हैं। तो आहड़ एकदम राइट है, सुमेलित है। बेहराट जो है ये दयाराम साहनी, ये भी राइट है। और बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है कोठारी नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता, ये VN मिश्र, इसका भी राइट आंसर है। जबकि ओजियाना सभ्यता जो है भीलवाड़ा, इसका KN पुरी नहीं है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा, ये आंसर गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों इसका मैं एकदम ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखिएगा। जी से गोगाजी और जी से ही गजनवी, तो दोनों से आप मिलान कर दीजिए, ग से गोगाजी और ग से गजनवी। तो गोगाजी किसके समकालीन थे, गजनवी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोगाजी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, और इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था गोगाजी ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोगाजी का गजनवी से युद्ध। नेक्स्ट है राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं तिलवाड़ा, नोखा, केलवाड़ा, कोलायत। तो दोस्तों सीताबाड़ी का मेला जो है ये लगता है शाहबाद बारा जो है, शाहबाद बारा में ये आयोजित किया जाता है, और शाहबाद बारा के भी केलवाड़ा में ये आयोजित किया जाता है। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो केलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला लगता है, और सीताबाड़ी का मेला जो है यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, सहरिया जनजाति का कुंभ जो है कौन सा मेला कहलाता है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ जो है वो कहलाता है सीताबाड़ी का मेला, जो भरता है केलवाड़ा शाहबाद बारा में। एक दोस्तों सीता माता का मंदिर भी है, सीता माता का मेला
ये भी प्रसिद्ध है और दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सीताबाड़ी का मेला है जो बारा में पड़ता है और एक है सीता माता का मेला जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो दोस्तों इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रतापगढ़ में पड़ता है सीता माता का मेला, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र को सम्मिलित करना है और देखना है कौन सा इसमें असंगत युग्म है। तो देखिए, तत्वाद्य यंत्र जो होता है उसमें तार लगा होता है। तो देखिए इकतारा जो है इसमें तार लगे होते हैं, तो तत्वाद्य यंत्र हैं ये, तो ये एकदम सही सुमेलित हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो होता है इसमें फूंक मार के यानी वायु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो अलगोजा जो होता है ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल राइट है। तो सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा बिल्कुल राइट है। खड़ताल घन वाद्य यंत्र जो होता है ये धातु से बना होता है, धातु से बना होता है घन वाद्य यंत्र, और खड़ताल जो है ये धातु से बना होता है, तो घन वाद्य बिल्कुल राइट है। जबकि जंतर जो है ये जंतर अवनद वाद्य यंत्र ना होकर जंतर जो है ये एक तत्व वाद्य यंत्र है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें अवनद वाद्य यंत्र, जंतर नहीं होता है, जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। तो दोस्तों नेजा जो होता है, नेजा एक पचरंगी पताका जो होती है, ध्वज उसको कहते हैं पचरंगी पताका जो होती है रामदेव जी की, इसे कहते हैं नेजा। जम्मा जो होते हैं ये रामदेव जी के लिए जो रात्रि जागरण किया जाता है उस रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त, उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो ये तीनों ही किससे संबंधित है, कौन से लोक देवता से, तो रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी से संबंधित है तीनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा मंदिर यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है बारा देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर जालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो दोस्तों देखिए, बारा देवरा शिव मंदिर जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल राइट है। सूर्य मंदिर जो है ये जालरापाटन झालावाड़ में स्थित है, बिल्कुल राइट है। करणी माता मंदिर जो है ये देशनोक बीकानेर में स्थित है, चूहों की देवी कहलाती है ये। और जगत शिरोमणि मंदिर जो है दोस्तों ये उदयपुर में ना होकर जयपुर में है, जयपुर में है जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों उदयपुर जो है, उदयपुर में जगत का अंबिका मंदिर है, उदयपुर में एक स्थान है जगत, वहाँ पे अंबिका माता का मंदिर है। तो जगत का अंबिका माता मंदिर उदयपुर में स्थित है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है जगत शिरोमणि मंदिर और जगत अंबिका मंदिर, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये जयपुर में है और जगत का अंबिका माता मंदिर जो है ये उदयपुर में है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर होना चाहिए और यहाँ पे उदयपुर है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नथमल की हवेली और सालिम सिंह जी की हवेलियाँ जो हैं ये स्थित हैं। तो दोस्तों हवेलियाँ जो हैं ये सालिम सिंह जी की हवेली, ये प्रसिद्ध हवेली हैं जैसलमेर की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नथमल की हवेली और सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो हैं वो कौन से लगती हैं। ऑप्शन दे रखा है हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाने वाला राजस्थान के दो जिले हैं, एक है श्री गंगानगर और एक है बाड़मेर। तो इसमें ऑप्शन में बाड़मेर दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है और कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो 228 किलोमीटर लंबी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो लगाता है 464 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगाता है, वो है जैसलमेर। तो आप याद रखिएगा जैसलमेर जो है ये
सबसे लंबी सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो है 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की, जिसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं: जैसलमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर। ये 4 जिले आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शौरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। इसका राइट आंसर है शौरसन बारा। तो ये इसका राइट आंसर है। एक शौरसन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर भी स्थित है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, शौरसन बारा में। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शौरसन घास का मैदान बारा में स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं टंगस्टन नागौर, गार्नेट टोंक, फेल्सपार उदयपुर, वॉलस्टेनोइट सिरोही। तो दोस्तों टंगस्टन जो है ये डेगाना नागौर में स्थित है, तो बिल्कुल राइट है, डेगाना नागौर टंगस्टन। गार्नेट जो है ये राजमहल टोंक में स्थित है, तो राजमहल टोंक गार्नेट बिल्कुल राइट है ये भी। और फेल्सपार जो है दोस्तों, ये फेल्सपार उदयपुर में ना होकर ये अजमेर में स्थित है, फेल्सपार अजमेर में उत्पादक जिला है, तो ये। और वॉलस्टोनाइट जो है ये सिरोही में बिल्कुल राइट है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेल्सपार अजमेर होना चाहिए, जहाँ पे उदयपुर लिखा है, तो ये इसका राइट आंसर है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, तो आप याद रखिएगा जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान अवस्थित है, तो ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, कोटा और बारा और सिरोही। तो छप्पन का मैदान जो है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित मैदान को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो देखिए शेर जो है दोस्तों, ये शेर सिरोही में स्थित है, शेर जो चोटी है ये शेर सिरोही में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर है, शेर सिरोही में। दिलवाड़ा जो है ये दिलवाड़ा भी सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है ये है 1442 मीटर, तो दिलवाड़ा सिरोही में है। तो ये शेर सिरोही ये भी दक्षिण में हो गई, दिलवाड़ा ये भी दक्षिण में हो गई। कमलनाथ जो है दोस्तों, ये कमलनाथ स्थित है उदयपुर में, कमलनाथ पर्वत चोटी जो है ये उदयपुर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर ये। और बिलाली जो है दोस्तों, ये बिलाली ये स्थित है अलवर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। तो ये है चोटी बिलाली जो दक्षिण अरावली में स्थित ना होकर उत्तरी अरावली में स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरी अरावली में स्थित है बिलाली जो अलवर में स्थित है। और बाकी सारी चोटियाँ जो हैं यहाँ पे शेर, दिलवाड़ा और कमलनाथ ये दक्षिणी अरावली में स्थित हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं जानपाओ पहाड़ियाँ, तो दोस्तों जानपाओ की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, ये बिल्कुल राइट है। नाग पहाड़ लूणी नदी निकलती है, बिल्कुल राइट है, नाग पहाड़ लूणी नदी। गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च नदी निकलती है, बिल्कुल राइट है। जबकि विजराल की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों, ये बनास नदी का उद्गम स्थल नहीं है, बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ हैं बनास नदी का उद्गम स्थान। और विजराल की पहाड़ियाँ जो हैं ये खारी नदी का उद्गम स्थान है, तो आपको
दोस्तों याद रखना है, खारी नदी का उद्गम स्थान है बिजराल की पहाड़ियाँ और बनास नदी का उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियाँ। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संरक्षण रिजर्व और जिला सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर जो है बीड़ जो है ये झुंझुनू में स्थित है, बिल्कुल राइट है। रोटू जो है ये नागौर में स्थित है, बिल्कुल राइट है। सुंधा माता जो है ये जालोर और सिरोही में स्थित है, बिल्कुल राइट है। जबकि गोगेलाव जो है दोस्तों, ये गोगेलाव बीकानेर में स्थित न होकर ये नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोगेलाव नागौर में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है गोगेलाव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो प्रथम वन नीति घोषित की गई थी फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में घोषित की गई थी पहली वन नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2010। तो दोस्तों ये कुछ राजस्थान जीके के प्रश्न थे जो हाउसकीपिंग भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए थे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही श्रृंखला में आगे ही लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ये जो श्रृंखला है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि विगत एग्जाम के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल में समझने को मिलेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पुटअप करता है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।